लेकिन भविष्य बताकर क्या कोई अपना भविष्य बदल भी सकता है इससे? मुंबई है, अगर हम बात करें पूर्णतः राहु जोन है, वहां पर रातों रात किसी का स्टार बन जाना और रातों रात उस स्टार का गायब भी हो जाना लाइमलाइट से जी। तो ये क्या साधारण बात होगी। विष्णु जी ने आवाज लगाई ब्रह्मदेव, तो उन्हें लगा प्रभु मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे क्यों लगा रहे हो। तभी क्या हुआ, आकाश में एक और ब्रह्मा प्रकट हुए, उनके 32 करोड़ सर थे। भूत प्रेत भी होते हैं या नहीं होते? चीजें हैं, डेफिनेटली हैं, और ये सतयुग में भी था, ये त्रेता द्वापर कलयुग में भी है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष जो है ना ताश के पत्तों से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। आप ताश के पत्ते की बात कर रहे हो, एक छोटा सा गेम है, बच्चे खेलते हैं लूडो। अच्छा, लूडो भी ज्योतिष ही है? जी 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 जी। कोई भी ऐसा दुनिया में जो भी राजनेता या राजा महाराजा हुआ है और जो फ्लरिश किया है वो बिना एस्ट्रोलॉजी के नहीं किया। इन लोगों के पर्सनल काउंसलर होते थे। देखो आज के टाइम में इंसान विवाह जो करने लगा है, डिवोर्स के मेन रीजंस ही वहीं से शुरू हो जाते हैं। अब क्या हुआ, यशोदा मैया ने कन्हैया को पकड़ा, माखन खाते हुए कहा मुंह खोल के दिखा। मुंह खोला तो उसमें ब्रह्मांड दिखने लगा। अब वो क्या चीज है कि हमारे को श्री कृष्ण के मुख में जब ब्रह्मांड दिखा तो वो कहीं ना कहीं यही तो डिकोड कर रहा है कि हमारे। अगर हम नौकरी और पैसे की बात करें, क्या ऐसी रेमेडीज हो सकती है कि हम पैसा कमा सके, हमारी नौकरी अच्छी हो सके, हमारा अस्तित्व अच्छा हो सके? ये विद्या चुनती है, ये विद्या स्वयं से चुनती है कि ये पात्र सुपात्र है या कुपात्र है। जब भी हम एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष की बात करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। खुश किस लिए हो जाते हैं? क्योंकि इससे हम अपना फ्यूचर जानेंगे। फ्यूचर क्या जानेंगे? इससे हम अपना फ्यूचर बदल देंगे। क्यों? क्योंकि जो नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, वो डायरेक्टली आपके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं हेल्थ और वेल्थ पर और कई सारी चीज़ों पर। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि साइंस इसकी ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है या नहीं करता? करता है तो किस तरीके से? साथ में हाथों की लकीरें हैं, माथे की लकीर, सिग्नेचर, टैरो कार्ड, कई सारे ऐसे तरीके हैं जिससे फ्यूचर देखा जा सकता है। यहाँ तक कि ज्योतिष के अंदर मल्टीवर्स और पैरेलल वर्ल्ड का विवरण किया गया है। आपने वास्तुशास्त्र देखा होगा, वास्तुशास्त्र के अंदर में आपका घर किस तरीके से बने, उसके पीछे की साइंस क्या होती है, सारी चीज़ें साइंस ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है। तो आखिर ज्योतिष की शुरुआत कब, कैसे, क्यों हुई, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे आचार्य सिद्धार्थ जी से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार, नमो नारायण जी। नमो नारायण। ये ज्योतिष क्या चीज़ है, आप हमें ये बताइए। ज्योतिष एक ज्ञान है, ईश्वर की दी हुई ज्योति, जो आपको ये ज्ञान देती है, चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण देती है, सकारात्मक रूप, नकारात्मक रूप, हर रूप से। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? मतलब कि अगर पुराने समय में भी बात करें कि कब पहली शुरुआत, कब ज्योतिष का नाम आया होगा? देखिए, स्टार्ट ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, पर हाँ हम ये कह सकते हैं ये इतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी ये सृष्टि है, जितना पुराना इंसान है। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो हमारे जो चारों वेद हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, इन सभी में इसका कहीं कहीं पर बहुत अच्छी तरह से वर्णन आता है। 7 ग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं जिनको मिला के हम नवग्रह कहते हैं, उनके नक्षत्र हैं, इन सब चीज़ों का समावेश जब हम करते हैं तो वो अपने आप में एस्ट्रोलॉजी बन के निकल के आती है। तो अगर ज्योतिष की बात करें हम, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई कि बहुत पुराने समय से ये है, लेकिन भविष्य बताने के लिए काम में आता है लोग बाग, जो एक बेसिक धारणा है। लेकिन भविष्य बताकर क्या कोई अपना भविष्य बदल भी सकता है इससे, या सिर्फ बता दिया तो उससे क्या करेगा आदमी? देखिए, ज्योतिष क्या है, एक दृष्टिकोण है, चीज़ों को देखने का एक नज़रिया देता है। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं डेस्टिनी, ठीक है, प्रारब्ध, आपका फिक्स्ड पैटर्न, ठीक है। और एक चीज़ होती है फ्री विल। इसको अगर हम साधारण लैंग्वेज में कहें तो 2 बहनें हैं, एक डेस्टिनी है और एक फ्री विल है, ठीक है। डेस्टिनी मतलब एक स्टेडियम हो गया, उस स्टेडियम के अंतर्गत आपका जीवन रहेगा, और साथ ही साथ फ्री विल ये दे दी गई कि आप उस स्टेडियम के अंदर बैट्समैन बने, बॉलर बने, अंपायर बने, फील्डर बने, या ऑडियंस में बैठ के उसको स्पेक्टेटर या कमेंट्रेटर बने। तो आपको वो चॉइसेस अवेल कराना, और वो किस डेस्टिनी मतलब किस स्टेडियम के अंदर है, ये सारा का सारा खेल ज्योतिष का है। वो आपको दृष्टिकोण देगी कि वो स्टेडियम कौन सा है। कई लोग तो यही ढूंढते रह जाते हैं अपनी जिंदगी भर कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, एम क्या है, कैसे आगे बढ़ूं, करियर, पैसा, फैमिली, ये सब प्रॉब्लम्स आज के टाइम में कॉमन। अब वो एक जब हमें स्टेडियम पता चल गया कि ये हमारा स्टेडियम है जहां हमें लाइफ में खेलना है, या हम बेस्ट खेल सकते हैं,
तो उसमें कौन सा रोल प्ले करना है, पटकथा में आपका कैरेक्टर कौन से वाला होगा। वो मेन चीज़ ज्योतिष हमें, मतलब कि हमारा डेस्टिनी तो फिक्स्ड है, लेकिन उस बीच में हमारा क्या कर्म होंगे, क्या काम होगा, क्या हमारा पोजीशन होगी, क्या हम कैसे पैसा कमाएंगे, या क्या चीज़ें हो सकती है, ये सारी चीज़ें मतलब कि डिपेंड करती है। और सत्य तो एक ही है लास्ट में कि डेस्टिनी आदमी को परलोक जाना है। अब वो जाना कहाँ है वो आम इंसान के हिसाब से तो नहीं कह सकते कि परलोक ही जाएगा या कहाँ जाएगा, लेकिन हाँ इंसान का ये तो तय है कि वो जिस दिन जीवन लेता है या जिस दिन दुनिया में आता है कि एक टाइम स्टॉप वॉच की तरह उल्टी घड़ी चालू हो जाती है कि इस दिन उसे जाना है। आज के टाइम पे जो नई जनरेशन आ रही है, एजुकेशन जिसने भी किया है वो हमेशा क्वेश्चन उठाता है, जो भी ये सारी विद्याएं हैं, जो अपने ग्रंथ है, जो अपनी माइथोलॉजी है, इसके ऊपर क्वेश्चन उठाता है। और वो चाहता है कि जब मैंने साइंस पढ़ी है तो मुझे साइंस से इसका एस्टेब्लिशमेंट चाहिए। मैं किसी भी चीज़ पे मानता नहीं, मैं इन अ सेंस जो लोग बाग हैं, पर्सनली मैं नहीं। अब उस चीज़ को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे लोगों को जो साइंस पढ़ाए कि भाई लॉजिक ये है या ये साइंटिफिक चीज़ है ज्योतिष, ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही बनाया या ऐसे ही कुछ आ गया। साइंटिफिक रीजंस बताओ इसको एस्टेब्लिश करने के। देखिए, 1 मई जून अभी गया ही है, हम कंसिडर करते हैं एक इंसान दिल्ली में मई की दोपहरी में 12 बजे बीच सड़क पे खड़ा है, ठीक है, और उसने टी शर्ट पहन रखी है, तो उसके शरीर पे तपिश महसूस होगी? आप बताइए, होगी? जी, जी, जलन सी महसूस होगी जी। और वही इंसान रेगिस्तान में खड़ा है उसी टी शर्ट में, तो उसको और ज़्यादा तपिश महसूस होगी, ये भी हम मानते हैं। वही इंसान उसी टाइम जोन में 12 बजे की, जैसे हम दिन की बात कर रहे हैं, टी शर्ट पहने हुए घर की छत के अंदर आ जाता है, अब तपिश कम महसूस होगी क्योंकि डायरेक्ट सन की उसमें नहीं है। तो ये तो समझ में आता है कि सूर्य की किरणें हैं वो धरती पे आ रही हैं और वो इंसान के शरीर को टच करके उसको कुछ महसूस करा रही हैं। ये हमें लॉजिकली सबको समझ में आता है। कर रही है डायरेक्टली, उसको डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है, इनडायरेक्टली भी इफेक्ट कर रही है, क्योंकि वो जब कमरे के अंदर आया तो वो तपिश कम हो गई, गर्मी फिर भी महसूस हुई उसको, तपिश कम हो गई, धूप कम लग रही। साथ ही साथ अगर हम एक और कंसिडरेशन लें चंद्रमा की, मून, फुल मून होता है, नो मून होता है, मतलब 15 दिन के बाद पूर्णमासी आती है। इस तरह से पूर्णमासी की रात में जब चंद्रमा धरती के बहुत करीब होता है तो आप ध्यान देना कि जो समुद्र होता है उसके अंदर ज्वार उठते हैं, तूफान आता है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, नॉर्मल समुद्र से बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। जुपिटर, सैटर्न, ये सब जो बात करते हैं हम नवग्रहों की, ये सब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेज, कुछ ना कुछ एनर्जीज, कुछ ना कुछ एमिशन, ग्रेविटेशनल पुल, अगर सीधी सी बात करें, जैसे चांद का भी आपने बताया, तो आदमी के शरीर में भी पानी है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 70%। बिल्कुल है, तो बिल्कुल। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो हमारे शरीर के अंदर भी उथल पुथल नहीं करता होगा पूरा। वो 70% पानी तो खेल खेल रहा है अपना। ज्योतिष से अलग आज के टाइम पे टैरो कार्ड भी है जी, फिर साथ में हाथ रेखा भी है जी, फिर साथ में माथे की लकीर हुआ, तिल हुआ, कोई कहता है मुट्ठी में तिल है तो बहुत पैसा होगा, है ना। और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि फेस रीडिंग हुआ, सिग्नेचर वाला रीडिंग हुआ जी। तो ज्योतिष और इनमें क्या अंतर रह जाता है? ज्योतिष और इनमें कोई अंतर नहीं है, ये एक्चुअली में ही सब ज्योतिष ही है। ये एक, मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आपको अच्छी भी लगेगी और आपके व्यूअर्स को समझ में ही आएगी। क्या होता है, एक बार एक गुरुजी होते हैं, उनके 6 शिष्य होते हैं, ठीक है, उनमें से उनको बेस्ट शिष्य अपना चुनना था आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो हुआ क्या, उन्होंने 6 के 6 शिष्यों को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, मतलब उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी और एक हाथी के अराउंड खड़ा कर दिया अलग अलग पोजीशंस पे। अब हुआ क्या, जिस शिष्य के हाथ में सूंड आई तो उससे पूछा गुरु ने, भाई क्या है तेरे हाथ? तो वो कहता है कुछ पाइप सा है, ठीक है। एक जो पैर के पास खड़ा था उसने पैर छुआ तो उससे पूछा क्या है, तो बोला कि कुछ स्तंभ सा, खंबा सा है, कुछ पिलर सा है। ऐसे ही जो कान के पास खड़ा था, क्या है, तो वो बोला कि कुछ पंखे जैसा है, कुछ पर्दे जैसा है। जिसके पास पूंछ आई तो वो बोला कि कुछ रस्सी जैसा है। तो सबका व्यू अलग अलग था, हालांकि इसमें से गलत कोई भी नहीं है, क्योंकि वो उसने भाव को छुआ, उस भाव से उसके मन में कुछ स्फुरित हुआ, कुछ फूटा, तो उसके अनुभव से ही उसने बताया। अब लेकिन जो सच्चा है वो है, वो तो गुरु को पता है ना, क्योंकि उसकी आंखें खुली हुई तो उसने सारी चीजें देखी। हाथी वो है, तो मतलब कि ज्योतिष के अंदर ये सब एक हिस्सा है और मेन
असल जो है सत्य जो है वो ज्योतिष है। ज्योतिष, ये सभी ज्योतिषी हैं। अगर हम नौकरी और पैसे की बात करें, ज्योतिष में सबसे मेन मुद्दा मनुष्य के लिए यही होता है। तो क्या चीज़ अफेक्ट करती है और क्या ऐसी रेमेडीज हो सकती है कि हम पैसा कमा सके, हमारी नौकरी अच्छी हो सके, हमारा अस्तित्व अच्छा हो सके? पैसा एक अलग चीज हो गई, नौकरी एक अलग चीज हो गई। अच्छा, ये दोनों एक साथ नहीं होती। जरूरी नहीं कि मैं अगर नौकरी कर रहा हूँ तो पैसा भी उसी से कमा रहा हूँ। अच्छा। ऐसा आपके लिए भी जरूरी नहीं कि आप जहाँ से पैसा कमा रहे हैं आप वहाँ पर नौकरी भी कर रहे होंगे। पैसे का अगर हम पूछें तो पैसे का बताइए आप। हर एक इंसान की जो कुंडली होती है उसमें हमें सूक्ष्मता से देखना पड़ता है कि ये कुंडली क्या डिफाइन कर रही। ये इतना ही बारीक है जितना आंख की पुतली दूसरे आदमी से नहीं मिलती, जैसे उंगलियों के निशान दूसरे से नहीं मिलते। चाहे 800 कितने हजारों साल के देख लो, आगे भी पीछे भी किसी का किसी से नहीं मिलेगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना डिटेल्ड है। तो हर कुंडली के लिए अलग अलग रीजनिंग होती है कि आपको क्या करना है और आपको क्या करना चाहिए। मोरलेस अगर हम बात करें तो शुक्र को आप जितना मेंटेन करके चलते हैं अपनी लाइफ में, शुक्र यानी आपकी वाइफ भी हो गई एक तरह से अगर हम देखें एक दृष्टिकोण से, तो उसको शुक्र आपके प्लेजर्स भी हो गए, खुशियाँ जिनको हम कहते हैं आज के टाइम में। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आप शुक्र के दान कर सकते हैं, शुक्र गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, मनस जप कर सकते हैं, पर वो किसी ना किसी गुरु से लिया हुआ होना चाहिए, स्वयं से नहीं करना चाहिए। क्योंकि वही बात आ जाती है, जब तक वो आपकी कुंडली को देख ना ले, आपकी प्रकृति को निहार ना ले, तब तक वो चीज़ स्वयं से ना करें, क्योंकि वो बैकफायर भी कर जाती हैं। इसमें चीज़ें बैकफायर भी होती हैं और बहुत एक्सटेंड तक होती हैं, मतलब आप समझ ही सकते हैं। आपने बताया कि शुक्र को हमें कई सारी चीज़ें करनी है। अब मान लीजिए मैं इंसान हूँ, अब मैं मेहनत ही क्यों करूँगा? ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ ना करो और पैसा अपने आप आएगा रेमेडी करके। देखिए, कर्म, भाग्य और धन, ये तीनों आपस में उतने ही लिंक्ड हैं जितना सांस लेना, दिल धड़कना और किसी चीज़ को महसूस करना जी। ये तीनों चीज़ें, आप कर्म नहीं करेंगे कोई रेमेडी आपको हेल्प नहीं कर सकती है। अब मान लीजिए आप स्टंप्स के पीछे खड़े हैं और हेलमेट नहीं लगाया है, फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। आपको स्टंप से पीछे खड़ा होना होगा, हेलमेट पहनना होगा, गार्ड्स पहनने होंगे, ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो वो है कि आप सही डायरेक्शन में सही क्रिया को सही तरीके से करेंगे, और वो चीज़ कौन देगा, देखने का दृष्टिकोण वो आपको ज्योतिष देगा। अगर हमें कर्म ना ही करने थे, ठीक है ना, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम मनुष्य योनि में हो। तो हो सकता है कि हम किसी पशु योनि में होते, हो सकता है हम कोई पेड़ बने होते, या हम इस ब्रह्मांड में ही नहीं होते, क्योंकि 32 करोड़ ब्रह्मांड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कहीं और किसी और योनि में उसमें भी तो हो सकते थे। आजकल एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं राहु देवता, राहु और केतु। राहु केतु जो हमारा कलयुग है, इसमें भी प्रधानता राहु की है। मुंबई है, अगर हम बात करें, पूर्णतः राहु जोन है। वहाँ पर रातों रात किसी का स्टार बन जाना और रातों रात वो स्टार का गायब भी हो जाना लाइमलाइट से जी। तो ये क्या साधारण बात होगी? मतलब पूरे मुंबई पे राहु का इम्पैक्ट है। देखिए, मुंबई इज पूर्णतः राहु कंट्रोल्ड सिटी। जैसे पुणे की बात करें, मुंबई के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, पर पुणे इज केतु। तो ये राहु और केतु का इम्पैक्ट क्या है? जैसे आपने बताया कि उड़ जाना और वो है, तो और है क्या ये, अगर हम समझें इसको असल में राहु और केतु को? चंद्रमा जो है उसके दो नॉड्स हैं, एक साउथ नॉड है, एक नॉर्थ नॉड है। एक को हम राहु बोलते हैं, एक को हम केतु बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, उन पॉइंट से जो रेज एमिट्स होती हैं, सूर्य की किरणें उन पॉइंट्स के थ्रू जो आगे ट्रैवल करती हैं, वो उस तरह की एनर्जी क्रिएट करती है इंसान के जीवन में। राहु आपकी अटेंशन है, जहां आपका ध्यान रहता है हर समय, वो राहु है। आपका मन जिस चीज को लेके भटकता रहता है, बहुत सारे होते हैं आज के टाइम में, आशिक कहो, उन्हें दीवाना कहो, कुछ ही कहो, तो वो क्या है, वो राहु के डोमेन में आ चुके हैं पूर्णतः, और वो एक ही लक्ष्य को लेके दीवानगी की हद तक कोई अपना XYZ अपनी बॉडी के साथ ट्रीटमेंट कर लेता है। हालांकि अब इसकी अगर पॉजिटिव साइड लें, जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ध्यान, तो ध्यान तो हम मेडिटेशन में भी करते हैं ना, वो मेडिटेशन के अंदर ध्यान लगाना भी तो राहु ही है। अच्छा, तो राहु मतलब कि जैसे आपने ये चीज़ें बता रहे हैं तो मुझे कन्फ्यूजन ये हो रहा है,
राहु अच्छा है, बुरा है क्या? देखो ये कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। पहली बात तो ये समझ लो, ना ये अच्छे हैं ना ये बुरे हैं। आप इनके दरमियान निकलते वक्त किस थॉट प्रोसेस को अपने साथ लेके जाओगे, ये उसको एम्पलीफाई कर देंगे। तो ये मतलब कि एम्पलीफाई कर देता, कुछ भी हो, आपका दुख वाला है तो दुख को एम्पलीफाई कर देगा, सुख है तो सुख को, आपका पैशन है तो पैशन को, इस तरीके से। बिल्कुल आप कह सकते हैं, एक दृष्टिकोण के जरिए ये भी कह सकते हैं। और केतु क्या है फिर? केतु आपकी जड़ें हैं, जहाँ से आप पैदा हुए हो, जहाँ से आप निकले हो, जहाँ आप जुड़े रहना चाहते हो। एक होता है देखो आपकी सोल सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना, एक जिसको बोलते हैं सोल हैप्पीनेस। एक होता है आपकी मन की खुशी, एक अंतर मन की खुशी। ये दोनों अलग अलग होती हैं। आदमी वैसे हुआ तो शांत नहीं रहता, अंतर मन की खुशी हुई तो शांत हो जाता है। शांत हो जाता है, चाहे उसके पास पैसा ना हो, खाना ना हो, ये सब। केतु आपका वो है, ये जितने भी मतलब जड़ों से जुड़ जाते हैं वो एक तरह से शांत हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी का दूसरा रूप देखे जाए, जितने भी साइको होते हैं, अगर केतु नहीं होगा तो वो भी नहीं होंगे। मतलब वो केतु उस एक्सट्रीम तक भी जाता है और केतु इस एक्सट्रीम तक भी जाता है कि आपको पूर्णतः शांत भी कर देता है या आपको इस तरह का बना देगा कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर हम जैसे एक मुद्दा आता है शादी, बहुत से लोगों के जब बच्चों को उनका साथी ढूंढते हैं तो अच्छा साथी मिले और साथ में अगर शादी चल रही है तो वो अच्छे से चले, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो क्या इसमें भी ज्योतिष कुछ रोल निभाता है? देखो जी, ज्योतिष तो एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं या ऑकल्ट जिसको बोलते हैं, ये तो जीवन के हर एक कण में रोल निभाता है। अब ध्यान देने वाली क्या बात है, बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग ज्योतिष के जरिए कुंडली मिलान करके विवाह करते हैं, लेकिन एक पॉइंट आज के टाइम पे बहुत मिस कर दिया जाता है जिसको बोलते हैं देश काल पात्र। ये क्या होता है? यानी कि देश कहाँ रह रहे हो, काल किस टाइम जोन में हो, और पात्र यानी कि इंसान जिसकी कुंडली आप देख रहे हो, ज्योतिष जिसके लिए कर रहे हो, वो क्या क्रियाएं करता है अपने जीवन में, ठीक है ना। हम सिर्फ क्या करते हैं भाई, 36 गुण हैं, उसमें से 15 मिल रहे, 18 मिल रहे, 20 मिल रहे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई टिकनी होगी तो एक फेरे में टिक जाएगी, नहीं तो ठीक है। ऐसा नहीं है। आप देश काल पात्र देखो, आप दोनों की कुंडलियों को मिलान करो, निश्चित ही आपको बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत जीवन, बहुत खूबसूरत पल मिलेंगे और आपका आने वाला भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। और अगर किसी की शादी जैसे खराब चल रही है तो ऐसी क्या क्या चीज़ें कर सकता है कि अच्छी चले वो? देखिए, सबसे पहले तो अपनी जो स्पाउस है उसको मनाए, उसके साथ बैठ के डिस्कशन करें, ठीक है। दूसरी बात, जब वो हम लोगों के पास आता है तो हमारा दायित्व ये बन जाता है कि उसको ये गाइड करना और उससे ये समझना कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत है या कोई और मैटर है या कोई और, ये सब चीज़ें हम कुंडली के ज़रिए देख सकते हैं। अगर आपका नॉर्मली कहा जाए कि भाई दोनों मियाँ बीवी में झगड़े बहुत होते हैं, तो कोशिश करें कि रोज़ सुबह जिम जाना शुरू करें साथ में, या वॉकिंग शुरू करें, थोड़ी जॉगिंग शुरू करें। अच्छा, जिम और वॉकिंग से झगड़े खत्म हो जाएंगे? बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा, बहुत हद, क्योंकि आपकी एंग्जाइटी, आपका एंगर, आपका एग्रेशन वहाँ निकल जाएगा। तो जैसे इंडिया में भी डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये कुछ सालों में, पिछले 15 सालों में बढ़े हैं, तो आप क्या मेन कारण बताएंगे इसमें? देखो, आज के टाइम में इंसान विवाह जो करने लगा है, अधिकतर जो ये बड़े शहरों में रहते हैं या नौजवान जो हैं, वो अपनी चाह के अनुसार विवाह करने लगा है। जो मेरे को देखने में पसंद आया मैं उससे विवाह करूंगा, फिर चाहे दुनिया का है कहीं भी, ठीक है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। डिवोर्स के मेन रीजंस ही वहीं से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो आपको आज सुंदर लग रहा है ज़रूरी नहीं कि वो 5 साल भी वैसा ही सुंदर रहे। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में किसी भी निर्णय को लेने से पहले। लोग कहते हैं मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, दुनिया में कुछ हो, ये मतलब रिसेशन, ये सारी चीज़ें बहुत टॉपिक्स होते हैं कि, तो अगर आप ज्योतिष पढ़ लेते या आप ज्योतिष समझ लेते या किसी ज्योतिष ढंग के ज्योतिषाचार्य से सलाह ले लेते, तो आपको ये पता चलता कि आप एक्चुअली में जॉब करने के लिए बने हो या व्यापार करने के लिए बने हो या मार्केटिंग के लिए बने हो या इंडस्ट्रियल के लिए बने हो। अब अगर आपको ये पता चल जाए तो आपके लिए आपकी लाइफ में चूज करना अपने एम को और उसके लिए वर्क करना। भाई आपको आपका टारगेट पता है कि मेरे को ये टारगेट है, मछली की आँख
पे तीर लगाना था, यही टारगेट था ना, तो अचीव कर लिया। अब वो जो हवा से पानी को हिलने से रोकना, वो टारगेट तो भगवान का है ना, जी जी। वही तो ज्योतिष कर रहा है, आपको सारा वातावरण बना के दे रहा है। अब आपको क्या करना है, अपने टारगेट के लिए दौड़ना है सिर्फ, तो ज़्यादा आसान लाइफ हो गई ना। अब इसमें ज्योतिष में अगर जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों से परेशान रहते हैं कि भाई इनके भविष्य के लिए क्या करें, और बच्चों की तरफ से कैसे फ्री रह सकते हैं, माँ बाप क्या करें छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, कि वो भी समझदार हो, उनका भी कैरियर बने, उनकी भी लाइफ बने, वो भी अच्छा कुछ जीवन के अंदर करें। देखिए क्या है कि सबसे पहले तो आज के माँ बाप को ये समझना चाहिए कि बच्चों को गिरने दें, तभी खड़े होना समझेंगे, सीखेंगे, संभलेंगे। पहले के टाइम पे माँ बाप जो थे इतने ज़्यादा कॉशियस नहीं होते थे बच्चों को लेके, ठीक है, वो उनको खेलने देते थे, बाहर जाते थे, एंजॉय करते थे, ठीक है, पढ़ाई होती थी, ऐसा नहीं कि उस समय साइंटिस्ट नहीं बनते थे, डॉक्टर्स नहीं बनते थे, या आइंस्टाइन नहीं होते थे। इनफैक्ट उसी टाइम पे होते थे, आज के टाइम में आइंस्टाइन वगैरह नहीं मिलते हैं नॉर्मली, अगर कहीं ढूंढने जाओ। ग्रैहम बेल था, आइंस्टाइन थे, न्यूटन से, बहुत XYZ बहुत सारे नाम गिन सकते हैं हम इतिहास में। आज हम लोग क्या हो गए, हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं और एक कमरे की 4 दीवारी के अंदर बंद होके रह गए हैं, बच्चे खेलने नहीं जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम ज्योतिष की दृष्टिकोण से बात करते हैं तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है ज्योतिष में उस बच्चे की कुंडली देखकर कि भाई इस कुंडली में बच्चा क्या बनने आया है, कैसे बनेगा, कब बनेगा, उसके लिए कौन कौन सी विद्या इसके लिए आवश्यक है। जब उस बच्चे की कुंडली को हम देखेंगे तो उसका 10th हाउस हम देखते हैं, नॉर्मली कर्म का भाव उसे बोलते हैं। कर्म का भाव क्या दर्शाता है, किस दिशा में दर्शाता है, और किस किस की सहायता से, मतलब कि उसको फैसिलिटेट, मतलब उसको सहायता देने वाले भाव, जैसे कि उससे अगला भाव जो है जो उसको फैसिलिटेट करेगा वो क्या कहता है, या उसके जो बिल्कुल विरोध में खड़ा है सप्तम, उससे दशम से सप्तम हो गया चतुर्थ भाव, वो क्या कहता है। इन सब चीज़ों को देख के हम एक बहुत अच्छा गाइडेंस बच्चों को दे सकते हैं, जिसके अंतर्गत वो अपनी लाइफ में सक्सीड करें, एक्सेल करें, नॉट ओनली एक्सेल करें, अपना बेस्ट परफॉर्म करने। क्योंकि एंड ऑफ द डे आए तो हम सब इस दुनिया में वट वृक्ष बन के बीज देने को हैं, जिससे कि एक नया वट वृक्ष पैदा हो। अगर हम बात करें इसकी, अलग अलग ग्रह हैं हमारे पास में, 7 ग्रह आपने बताया और 2 उपग्रह आपने बताए थे, और सूर्य हुआ अपना। क्या रोल अलग अलग चीज पे अलग अलग इम्पैक्ट होता है? राहु केतु का आपने बता ही दिया है, अलग अलग क्या इम्पैक्ट है? देखिए बेसिकली नवग्रह हैं, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा एक एस्ट्रोलॉजी में होता क्या क्या है। नवग्रह हैं मेन तौर पे, जिसमें कि 7 तो एग्जिस्ट करते हैं। आपका सूर्य सर्वप्रथम हो गया, फिर आपका शुक्र हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया। ये 7 तो ग्रह हो गए। 2 उपग्रह हो गए जिनको हम बिंदु मानते हैं, साउथ नोड या नॉर्थ नोड, राहु केतु। ऐसा नहीं कि नवग्रह तक ही सीमित है, हमारे यहाँ जड़ और जीव की एक डेफिनेशन है। जीव को हम ग्रह मानते हैं और जड़ को हम भाव मानते हैं। तो 12 भाव हैं, ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हो गए। इसके बाद दशाएं होती हैं, टाइम जोन्स होते हैं, कहाँ से कौन से प्लैनेट का मूवमेंट है, अधिपति कौन है इस समय का, ठीक है। आत्मा है मतलब सूर्य है, कोर, उसके अराउंड ही सब कुछ होगा, सृजन भी उसी से होगा, विनाश भी उसी तक होगा। ऐसे ही चंद्रमा आपके मन का कारक है, ठीक है, आपकी ट्रैवलिंग का कारक चंद्रमा है। गुरु की पद्धति दी जाती है बृहस्पति को, साथ ही साथ विजडम, नैतिकता की भी एक तरह से कारक बृहस्पति है। जब हम बात करते हैं बुध की, जो हमारे संचार का माध्यम है, संचार मतलब कम्युनिकेशन का, मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, आपकी मित्र मंडली कैसी है उसका भी कारक एक तरह से बुध ही दिखा रहा है। आप मौज मस्ती कैसी करोगे, ये भी। साथ ही साथ अगर हम शुक्र की बात करें, पैसे की बात करते हैं हम, वेल्थ की, लग्जरीज की, शुक्र अटमोस्ट लग्जरीज, मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा 1000 रुपये, 10,000 रुपये, वो अरबों खरबों की बात, मतलब तो अंबानी जी का मतलब कि बहुत अच्छा है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। शुक्र के साथ राहु भी अच्छा होगा, तो ठीक है। आपके मेल के चार्ट में फीमेल यानी उसकी वाइफ, स्पाउस, उसका कारक शुक्र ही है। अच्छा, तो पत्नी भी मतलब कि शुक्र है, पत्नी शुक्र है। जितना पत्नी को खुश रखोगे उतना ही वेल्थ आपका
स्ट्रांग रहेगा। जो शादीशुदा आदमी है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान बहुत रखें ये ज़रूरी है। बात। जी जी तुम हाँ। छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लो, अगर इफ़ योर वाइफ इज़ हैप्पी यू विल गेट गुड फूड, आपको भोजन अच्छा मिलेगा। अब आते हैं मेन प्लेयर, मेजर प्लेयर जिनको बोलते हैं ना, जो हार्ड हिटर्स कहते हैं, जैसे तेंदुलकर था, धोनी था, तो वो आ जाते हैं जो शनिदेव। अच्छा। शनिदेव क्या है? सैटर्न प्लैनेट, ठीक है ना। आप आज के टाइम में या कभी के टाइम में जब हम बात करते हैं टाइम की, काल की, तो वो स्वयं शनि है। योर टाइम इज सैटर्न, योर डिसिप्लिन इज सैटर्न। आप जो अनुशासन में चलते हैं वो डिसिप्लिन में, वो सैटर्न है। आपके कर्म सैटर्न है। आप जो भी कर्म इस धरती पे करते हैं या कहीं भी करते हैं वो सब शनि के द्वारा ही है। मतलब आपका अगर कार्य अच्छा नहीं चल रहा तो कहीं ना कहीं उसमें शुक्र शनि का ही रोल है। आचार्य जी, जैसे पहले मैं सोता था तो किसी भी डायरेक्शन में सो गया कि पैर इधर को करके या उधर को करके, तो घर परिवार में सभी बोलते हैं कि आपको डायरेक्शंस हो नॉर्थ और अपना साउथ में। मुझे आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया इसका कि भाई क्यों नॉर्थ और साउथ में सोना चाहिए। देखिए क्या है कि हम जिस धरती पे रहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसकी बात करें, सबको पता है कि मैग्नेटिक जो इमिशंस होता है रेज का, वो एक पोल से निकल के दूसरे पोल की तरफ जाता है, साउथ से निकल के नॉर्थ की तरफ जाता है, और इंटरनली धरती के अंदर अंदर वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। आप जब भी मैग्नेटिक कंपास को उसको देखेंगे डायग्राम को तो आपको समझ में आएगा। अब क्या होता है, इंसान जब सोता है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 7-8 घंटे की टाइम जोन में एक स्टेट में रहता है कि उसको याद नहीं रहता है वो सोते हुए किस जोन में था, किस डायमेंशन में था। तो उस डायमेंशन में स्टिल जो शरीर है उसकी टेक केयर कौन करेगा या वो किसकी गाइडेंस में रहेगा, ठीक है, उस पर कौन सी एनर्जीज का वो रहेगा, एक तरह से कवच रहेगा, क्षेत्राधिकार रहेगा, ठीक है। तो जब वो साउथ की तरफ सिर करके और नॉर्थ की तरफ पैर करता है तो वो अपनी बॉडी को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन कर लेता है, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन करता है तो वो जो रेज हैं या जो इमिशन है या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी बॉडी के अंदर से भी उसी तरह सर से। किधर करना पड़ता है? सर आपको साउथ की तरफ, अच्छा, और पैर आपको नॉर्थ की तरफ, अच्छा, ठीक है। तो अलाइनमेंट आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ बॉडी का हो जाता है, और उस डायरेक्शन में जब आप सोते हैं तो स्वतः ही आपके शरीर के अंदर वो क्रियाएं उस प्रकार से होने लगती हैं, या आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने लगता है, आपके ब्रेन्स के सेल डेवलप होने लगते हैं, क्योंकि वो जो मूवमेंट है मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ का, वो हमारी बॉडी को जो एक तरह से स्टिल स्टेट में है, जब स्टिल स्टेट में होगी तो किसी भी तरह की बॉडी में क्रिया ना होने की वजह से हर कोई अंग अपने आप में एक रिलैक्सिंग मोड में आ जाएगा। तो रिलैक्स होने का मतलब क्या है, अपने आप को एनर्जाइज कर लेगा। तो उस तरह से वो जो आपके ब्रेन सेल्स हैं, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो इम्यून सिस्टम है, वो बूस्ट होना शुरू होता है, क्योंकि आपने उस एनर्जी फील्ड के साथ अपनी बॉडी को अलाइन कर लिया। जैसे उसको भी बोलते हैं, कहावत है इधर की भाई पायते जो हैं बाहर को होने चाहिए और सिराना अंदर होना चाहिए, जो खाट या बेड होती है, उसका क्या लॉजिक है? सर देखिए, बिल्कुल जो देखिए पुराने बुजुर्गों ने जो बातें बनाई हैं या कहावतें बनाई हैं वो हमको लगता है मजाक मजाक में गांव देहात की बातें होंगी, लेकिन उन हर कहावत में, हर एक बात में बहुत डिटेल लॉजिक है कि जब आपके पायता जो हैं जो बाहर की तरफ होंगे और सिरहाना अंदर की तरफ होगा तो डेफिनेटली बेड का जो इंक्लिनेशन होगा वो इस प्रकार से होगा कि ड्यू द टाइम ऑफ स्लीपिंग आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो ब्रेन की तरफ ना जमा हो जाए। अगर हम देखें तो आज के टाइम पे ज्योतिष के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो ज्योतिष नहीं जानते हुए भी चीज़ें बता रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, और वो पाखंड है और लोगों को इम्पैक्ट आता नहीं है उन चीज़ों से। तो कैसे इनसे बचा जा सकता है और किस किस तरीके के पाखंड होते हैं जो आपको पता होगा? बेसिकली किसी भी इंसान को अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो इंसान आपको गाइड करने जा रहा है एटलीस्ट वो इस स्थिति में तो हो कि वो गाइडेंस दे सके, कंसल्टेशन दे सके। ये है कि
बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि वशीकरण तक चीज़ें लोग आके देखते हैं। देखो, जिसके पास विद्या है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, पहली बात तो ये है। तो आपने E=mc² बताया, फिर आपने एक चीज़ और बताई थी कि कितने 32,000 करोड़ या कुछ ऐसी समथिंग आपने एक टर्म बताया था कि इतनी चीज़ें हैं, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड जो है, जैसे पृथ्वी बहुत छोटी सी चीज़ है, फिर सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम से बाद में फिर आकाशगंगा है जो गैलेक्सी है, और पता नहीं कितनी गैलेक्सीज मिलके एक यूनिवर्स को बनाती है, और उस यूनिवर्स को शायद कोई पार भी ना कर पाए, है ना, और वो भी स्पीड ऑफ लाइट से, जो कि सबसे तेज मानी जाती है। इसमें ब्रह्मांड कहाँ पे साइंटिफिकली डिफाइंड होता है ज्योतिष के अंदर में? साहब देखिए, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना बेहतर है, कि इससे परे कुछ नहीं है। एक हमारे यहाँ सनातन में एक लाइन है, ठीक है, बहुत, जिसको ब्रह्म वाक्य बोला जाता है। वो लाइन है, यत ब्रह्मंडे तत् पिंडे, मतलब जो यूनिवर्स में है वो मेरे अंदर है। इसका रिवर्स भी है कि जो मेरे अंदर है वही यूनिवर्स में। जैसे आप बात कर रहे थे ना कि हमारे पेट के अंदर भी माइक्रोब्स और ये सब होते हैं, छोटे माइक्रोब्स है, छोटे छोटे, पता नहीं एक सिर्फ इंटेस्टाइन के अंदर ही पूरा यूनिवर्स बसा हुआ है आपने। अब क्या हुआ, यशोदा मैया ने कन्हैया को पकड़ा, माखन खाते हुए कहा मुंह खोल के दिखा। मुंह खोला तो उसमें ब्रह्मांड दिखने लगा। याद है, आपने सुना होगा, सबने सुना है, सबने सुना है, सबने सुना है। अब वो क्या चीज़ है कि हमारे को श्री कृष्ण के मुख में जब ब्रह्मांड दिखा तो वो कहीं ना कहीं यही तो डिकोड कर रहा है कि हमारे अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो उसी तरह से, उसी प्रोपोर्शनेट में हैं जिस तरह से ब्रह्मांड में हमें सब कुछ है। ठीक है, अब एक छोटी सी और कहानी मैं सुनाता हूँ। इसमें क्या होता है, एक बार ब्रह्मदेव को, ब्रह्मा जी को ये ज्ञान हुआ कि वो ही परम है, मतलब उनसे बड़ा कोई है नहीं। तो विष्णु जी के पास गए बातचीत करने के लिए, तो विष्णु जी मुस्कुराए, तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया कि क्यों मुस्कुराए हो। ठीक है, तो विष्णु जी ने आवाज़ लगाई ब्रह्मदेव, ठीक है, तो उन्हें लगा प्रभु मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे क्यों लगा रहे हो। ठीक है, तभी क्या हुआ, आकाश में एक और ब्रह्मा प्रकट हुए, उनका एक सर था लेकिन। ठीक है, अभी ब्रह्मा जी परेशान तो हुए, एक और ब्रह्मा, लेकिन खुश भी हुए कि उसका एक सर है, मेरे चार हैं। ठीक है, तभी उसी क्षण एक और ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनके दो सर थे। ठीक है, अब ब्रह्मा जी थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन में आ गए, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल थे क्योंकि दो सर हैं। ठीक है, तभी एक और आए तीन सर वाले। ऐसे करते 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 एक लास्ट में जो ब्रह्मा जी आए उनके 32 करोड़ सर थे। तो दैट मीन्स कि एक ब्रह्मा कितने युगों को और कितनी उसको केयर कर रहे हैं, वो हमारे वाले जो हैं वो 4 को कर रहे हैं, और ऐसे ही एक ब्रह्मा है जो 32 करोड़ को कर रहे हैं। दैट मीन्स कितनी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी इनफाइनाइट यूनिवर्स हैं, ये समझने मतलब वाली कि बात ये है। तो ऐसे मानिए कि जैसे मल्टीवर्स है और पैरेलल वर्ल्ड जिसे बोलते हैं, पैरेलल यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स बोलते हैं। और एक तरीके से ऐसा भी कि जब इतने यूनिवर्स को आप बता रहे हैं कि 32 करोड़ उनके सर जो आप बता रहे हैं, तो मतलब कि इतना कुछ होगा यूनिवर्स में, कितना बड़ा यूनिवर्स होगा फिर तो, है ना। यूनिवर्स की कोई अथा नहीं है, कोई था नहीं है, पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये सीमित वहीं तक है जितनी इंसान की सोच है। जो कुएं के अंदर है उसके लिए कुएं तक सीमित है, जो नदी के अंदर है उसके लिए नदी तक सीमित है, जो समुद्र के अंदर है उसके लिए समुद्र तक सीमित है, जो पृथ्वी से बाहर गया है उसके लिए ब्रह्मांड अनंत है। तो आप किस डेप्थ को लेके आ रहे हो वो वाली बात है। रही बात पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीपल यूनिवर्स, ये दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों का मतलब भी अलग अलग है। देयर इज अ पैरेलल यूनिवर्स एंड देयर इज अ मल्टीवर्स। क्या अंतर है इन दोनों में? पैरेलल यूनिवर्स जो है, मेरे साथ मैं ही एक और घटना घटित कर रहा हूँ दूसरी जगह, अच्छा, तीसरी जगह मैं कुछ और घटित कर रहा हूँ। दैट इज पैरेलल यूनिवर्स, मतलब मेरे ही मल्टीपल वो वेरिएंट्स होंगे और वो मल्टीपल चीजें, कोई कहीं मैं पुलिस वाला हूँ। ये आप एक वो आया था सीरियल लोकी, कहीं उसकी कहानी, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ये देखो ना, देखो ये अवतार पिक्चर आई थी, ठीक है ना, अवतार जिसको बहुत हिट हुई थी। ये डॉक्टर स्ट्रेंज की एक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आई थी, ठीक है। उसके बाद ये लोकी का सीरियल जो आप कह रहे हो वो आया था। अब ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं
जिसमें आपको इन चीज़ों का आइडिया मिलेगा। अब लेकिन ये है क्या, ये कहाँ, ये सब हमारे पास से तो गया है। अब मैं अभी जो पैरेलल यूनिवर्स की बात कर रहा था, उसमें सिंगल आइडेंटिटी मल्टीपल रोल्स में मल्टीपल पॉइंट्स पे फैली हुई है। अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जो डॉक्टर स्ट्रेंज की पिक्चर आई थी, अगर आप उसमें ध्यान से देखोगे, एक सीन आता है जिसमें वो एक पॉइंट से वो डॉक्टर स्ट्रेंज और लड़की गिर रहे हैं, वो धीरे धीरे अलग अलग जोन्स में जा रहे हैं। कहीं वो खिलौना बन जाते हैं, कहीं वो पेड़ बन जाते हैं, कहीं वो कुछ बन जाते हैं। ऐसे करते 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 कई जगह से गिरने के बाद एक जगह जाके वो रुकते हैं। वो मल्टीवर्स नहीं, वो पैरेलल यूनिवर्स है, वो पैरेलल है। ठीक है जी जी। मल्टीवर्स ये है कि मैं यहाँ हूँ, इस पैरेलल यूनिवर्स में खत्म हो गई बात, इसके बाद दूसरा एक यूनिवर्स, उसके बाद तीसरा एक यूनिवर्स, उसके बाद चौथा एक यूनिवर्स। वो अलग, दो अलग अलग चीज़ हैं, तो दोनों को अलग अलग ही रख के देखना पड़ेगा। हम क्लब नहीं कर सकते कि वही मल्टीवर्स है और वही पैरेलल यूनिवर्स है जी। तो बिल्कुल अलग अलग सेपरेट चीज़ है। और टाइम ट्रैवल की बात करें तो टाइम ट्रैवल है ज्योतिष में कहीं ऐसे अपने? देखिए साहब, ज्योतिष के ज़रिए अगर देखा जाए तो बहुत कुछ है, और जिसको कहीं ना कहीं जाने अनजाने में साइंस प्रूव भी कर चुकी है। चलिए आज आपके पॉडकास्ट के ज़रिए एक छोटा सा वो खोल देता हूँ। मेरे गुरुजी हैं हमारे पूज्य श्री राहुल कौशिक गुरुदेव, उनसे बातचीत हो रही थी इसके उपलक्ष्य में, तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि गुरुदेव की जब गुरुत्वाकर्षण साइंटिस्ट मानते हैं जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ समय धीरे होता चला जाता है। ये साइंस प्रूव कर चुकी है, समझती है कि जहाँ ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा वहाँ टाइम स्लो हो जाता है, बैंड टाइम स्लो हो जाता है। ठीक है, जहाँ ग्रेविटेशनल पुल कम होगा वहाँ टाइम तेज चलता है। जुपिटर हैज़ दैट काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस। जुपिटर की जब हम बात करते हैं तो वो विजडम भी आता है, वो नॉलेज भी आता है। तो उस दृष्टिकोण से जब हम अपनी विद्या को बढ़ाना शुरू करते हैं, नॉलेज को एक्सपेंड करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता है कि हम इतनी इंटेलेक्ट, इतनी नॉलेज एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने ब्रेन के अंदर कि हमारे लिए समय भी रुक जाता है। मेरे अंदर नॉलेज की ग्रेविटी बढ़ रही है, ग्रेविटेशनल पुल बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है। ठीक है, मास बढ़ेगा तो वो टाइम को स्लो करेगा। तो नॉलेज अप टू दैट एक्सटेंड विदाउट एनी बायसनेस, मतलब किसी तरह की किसी तरफ झुकाव ना रखते हुए निष्पक्ष रूप से अगर आप समय रुक जाता है उस टाइम पे, डेफिनेटली रुक जाएगा। आपने कैसे इस विद्या का ज्ञान लिया और कब से शुरुआत हुई? देखो जी, सबसे पहली बात, मैं अपना नाम लूँ या कोई भी अपना नाम ले कि मैंने इस विद्या को सीखा है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है ना, पढ़ता हर कोई है, क्योंकि आज दुनिया का कोई ऐसा अखबार नहीं है, कोई ऐसा इंटरनेट पे चैनल नहीं है, कोई टीवी पे चैनल नहीं है न्यूज़ का जहाँ पर डेली एक थोड़ा बहुत इसके ऊपर ना आता हो। ठीक है, पढ़ता हर कोई है, करता हर कोई, लेकिन ये विद्या चुनती है, ये विद्या स्वयं से चुनती है कि ये पात्र सुपात्र है या कुपात्र है। ठीक है ना, और चुनने के बाद भी ये निरंतर आपको टेस्ट करती रहती है। मतलब ये भी नहीं है कि ये इसको आ गई तो ये कंटिन्यूस आएगी। एक स्टेज के बाद ये अगर चाहेगी तो ये वापस भी चली जाएगी। तो इट इज़ नॉट अस टू डिसाइड कि ये विद्या आए, मैं सीख जाऊं। जब वो नज़रिया, वो अनबायस नज़रिया रख के जो इंसान प्रयास करना शुरू करता है तो वो एक दिन पहुंच जाता है उस जगह पर। ठीक है, और हम तो अभी शुरुआत भी नहीं कर पाए हैं, हम कहाँ जाने कुछ। ये समझना कि जान गए तो उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, तुच्छ प्राणी अल्प ज्ञानी सबसे बढ़िया। तो शुरुआत कैसे हुई थी वैसे आपकी? आप जिस हिसाब से, जैसे जो मुझे पता है कि अच्छे खासे आप आर्किटेक्चर या उस चीज़ से थे। देखिए, शुरुआत एक्चुअली में क्या हुआ कि बेसिकली आर्किटेक्ट हूँ प्रोफेशन से, बहुत सालों से कर रहा था, तो लोगों की क्वेरीज आती थी, वास्तु से संबंधित चीज़ें आती थी, सवाल आते थे। ठीक है, तो उनके जवाब ढूंढने शुरू किए। तो उस समय जो वो कुछ ऐसे समय आया, कहीं से मेरे को विश्वकर्मा पुराण का एक वो मिल गया, अंश मिल गया। एक्चुअली में हमारे पास एक पुराण था जो विश्वकर्मा जी के द्वारा स्वयं लिखा गया, उसमें 800 के करीब श्लोक थे, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सब कुछ गायब हो गया, इतिहास में खो गया। ठीक है, कि चुरा लिया गया, जला दिया गया, फाड़ दिया गया, वो एक अलग चैप्टर है। तो विश्वकर्मा पुराण पढ़ना शुरू किया, उसमें कुछ जवाब मिले, लेकिन पेज खोने की वजह से कुछ जवाब नहीं भी मिले। तो वहाँ फिर एक स्टेज आ गई कन्फ्यूजन की।
तो वहाँ से कुछ सूत्र मिले जिनके ज़रिए ज्योतिष की तरफ मेरा मुड़ना हुआ। जब हम ज्योतिष की तरफ चले तो उसमें क्या है कि वो जवाब स्वतः ही अपने आप ही चीज़ें आने लगी। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, आपके घर में लीकेज की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक है और कहीं ना कहीं लिक्विड गैस की क्रंच आपके यहाँ रहेगी। ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है। ये मैं आपकी कुंडली देख के नहीं बोल रहा हूँ, ये कहाँ से मिला दृष्टिकोण। ये चीज़ नॉर्मल आर्किटेक्चर जब शुरू किया, फिर उसके बाद वास्तु में घुसे, वास्तु से घुस के जब ज्योतिष की तरफ मुड़े तो चीज़ें पता चली। और ये नहीं कि ये अंत है, ये तो अभी शुरुआत है, चीज़ें पता नहीं कहाँ तक हैं। ये तो मतलब हम मतलब कि उसको जानने के लिए आपने वो सवाल ढूंढने के लिए ज्योतिष पे आपने वो शुरुआत की जो आर्किटेक्चर में आपको नहीं मिले थे। डेफिनेटली। तो जैसे किसी का नक्शा भी बनाते हैं, डिज़ाइनिंग्स भी करते हैं, तो उसमें भी सर्वप्रथम ये ही ध्यान रखते हैं, चल भाई अगला नहीं पूछ रहा, लेकिन हमारा तो दायित्व है ना, क्योंकि हमने उस विद्या के थ्रू चीज़ें समझ ली हैं थोड़ी कुछ हद तक, तो अब हमारा कर्तव्य बन गया, ड्यूटी बन गई कि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जिसे कहा जाए कि भाई आपको इस तरह का घर बना के उसे देना होगा, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना होगा कि उसकी लाइफ अगर गलत भी चल रही है ट्रैक पे तो धीरे धीरे सही हो जाए। आपने देशकाल पात्र भी बताया था और उसमें बताया था कि स्थान का भी बड़ा रोल होता है। तो जैसे मुंबई जिस जगह पे लोकेटेड है, आपने बताया कि वहाँ पे राहु डोमिनेंस रहता है, लेकिन अपना फिर दूसरी जगह पे हुआ, जैसे पंजाब अपना है, पंजाब से अलग फिर राजस्थान हुआ और अपना मेरठ भी है। तो एग्जैक्टली अगर बात करें तो जगह किस हिसाब से डिफाइन करते हैं, और मेरठ का भविष्य हुआ या फिर भविष्य पूरे भारत का हुआ, है ना, और दूसरे देशों की तुलना में कि किसी की डेमोक्रेसी जैसे अमेरिका की है, बहुत अच्छी डेमोक्रेसी थी, और इंडिया की जो है डेमोक्रेसी अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ज्योतिष कहाँ पे रोल प्ले करता है, जो आपने ये बताया कि लोकेशन का रोल होता है इसमें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुंबई अपने आप में राहु है, ठीक है। डोमिनेंस जहाँ पर जिस चीज़ की पाई जाती है डेफिनेटली वो ग्रह वहाँ एक्टिवली प्ले करता है। जब हम बात करते हैं ग्रह की एक्टिवली प्ले करने की, तो हर ग्रह का एक अपना कारक तत्व होता है, और ऐसा कहना कि सिर्फ एक होगा, लिमिट करना, ऐसा नहीं है। अनगिनत कारक तत्व हर ग्रह को असाइंड है। पंजाब की हम बात करें तो एग्रीकल्चर सब मैक्सिमम, अभी आज के टाइम में थोड़ा सा चेंजेस आने शुरू हो गए जब लोगों ने बेचनी शुरू कर दी हैं प्रॉपर्टीज, अदरवाइज वो मंगल से डोमिनेटेड है जो हमारा पंजाब है, क्योंकि मंगल एग्रीकल्चर का भी कारक तत्व लेके चलता है। अगर हम बात करें दिल्ली की अपने, या मेरठ की ही बात करें, ऐतिहासिक शहर हैं, पुराने, बहुत पुराना, इनमें चीज़ें मिल जाएंगी आपको ढूंढने पे। यहाँ केतु अपना रोल प्ले करता है, अब ओवरटेक कर रहा है, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती है। वो देश काल पात्र वाली बात आ जाती है कि टाइम जोन जैसे जैसे चेंज होता है, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग को चेंज करना पड़ता है उसको। अगर हम बात करें आपके आईटी सेक्टर्स जो जोन्स हैं, जैसे गुड़गांव में है, बैंगलोर है, पुणे है। पुणे तो अपने आप में कल्चर भी है वहाँ पर पुराना, वो भी जुड़ा हुआ है। बट बैंगलोर काफ़ी अच्छा एक जोन, अगर हम बात करें आईटी सिटी की हब माना जाता है, तो वहाँ मरकरी आपको बहुत प्रोमिनेंस मिलेगा। गुड़गांव जाओगे, आप देखोगे मौज मस्ती, वो भी एक कारक तत्व बुध का ही है, मतलब जिसको हम मरकरी कहते हैं। तो ऐसे हम कारक तत्वों को जब समझते हैं तो हमें वो भाव समझ में आता है, वो चाहे इंसान के प्रति हो, जगह के प्रति हो, भवन के प्रति हो, या देश, राज्य, प्रजा के प्रति हो, वो चीज़ें हम रिलेट कर सकते हैं, और वो ही चीज़ आपको हकीकत में, वास्तव में वहाँ होती हुई दिख जाती है। तो भारत का भविष्य किस तरीके से देखते हैं आप? भारत का भविष्य आने वाले कुछ सालों के बाद तो बहुत ही सुंदर, जिसको कहा जाए 2027 के बाद एक टाइम जोन अगर हम बात करें तो एक कमांडिंग जोन में आ जाएगा अराउंड द ग्लोब, और जो 2027 तक खींच सका वो बहुत सिक्योर सिचुएशंस में आएगा। तो अभी आने वाले कुछ टाइम जोन में चीज़ें बहुत कुछ होएंगी, ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। इस बार की सर्दियां बहुत ही आतिशबाजी वाली होंगी। आने वाले समय में जो हमारे हिंदुस्तान की सर्दियां हैं वो ज़रूर आतिशबाजी देखने को मिलेगी। दिवाली लंबी चलेगी इस बार। और इसमें अगर कपड़ों पे बात करें,
कपड़े भगवा ज़्यादातर पहनते हैं, है ना। और कपड़ा जो है साइंटिफिकली भी देखें तो सफ़ेद कपड़ा हुआ ज़्यादातर धारण करते हैं। कपड़े का रोल क्या होता है, और अगर मैं कपड़ा कोई से भी कलर का पहनूं, है ना, उससे क्या मेरे नेचर में, मेरे माइंडसेट में फ़र्क पड़ेगा? और ऐसा कोई कपड़ा रंग तो नहीं है जो मुझे नहीं पहनना चाहिए? देखिए, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। अगर डिटेल में देखें, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। आप साधुओं की बात करें जो सात्विक अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं, जीते हैं, वो ऐसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव या फैंसी लुकिंग क्लोथ्स नहीं पहनते। वो आप देखोगे भगवा में होते हैं या पीले वस्त्रों में होते हैं या सफ़ेद वस्त्रों में होते हैं, बहुत सोबर, जिनको शब्द में रंगों में माना जाता है। कलर थेरेपी यहाँ पर रोल प्ले करती है। साइंटिफिक्स ने प्रूव किया है, जैसे अब वाइट लाइट को अगर आप देखोगे तो वो सब इमिट कर देती है, अपने अंदर से बाहर निकालती है सभी कलर्स को, और जो ब्लैक लाइट है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। अब भगवा कलर वो क्यों पहनते हैं, उसका एक लॉजिकल रीज़न मेरे दृष्टिकोण से ये है, क्योंकि सन जो है उसको हम डोमिनेंट मानते हैं एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अंधकार को छटने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन साधुओं को, उन तपस्वियों को एक प्रकाश चाहिए कि वो अपने जीवन में से अंधकार हटा लें। अगर वो उन्हें अंधकार उनके जीवन में से हटेगा तभी तो वो किसी और को रोशनी दे पाएंगे। भाई बल्ब है, वो अपने अंदर जलेगा, रोशनी तभी निकलेगी, सारे में फैलेगी। उसको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वो इग्नाइट करने के लिए, चालू करने के लिए वो भगवा पहनते हैं। तो कोई सा कपड़ा ऐसा भी है जो नहीं पहनना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है एंटायरली पर्सन टू पर्सन। पर हाँ, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए जो उनके मन को शांत रखे, एकाग्र रखे, तभी वो कंसंट्रेशन बना पाएंगे, अपनी स्टडीज़ के बाद आगे बढ़ पाएंगे। क्या ज्योतिष भी अलग अलग तरीके के होते हैं? दूसरा, इसमें अपना तो इंडिया हो गया, भारत है, भारत में ज्योतिष है, ठीक है। अब चाइना वाले भी तो कुछ ना कुछ देखते होंगे, अमेरिका वाले भी कुछ ना कुछ देखते होंगे, तो वहाँ का ज्योतिष क्या आपको पता है कि अलग होगा या कैसा है? तो हमारे यहाँ भी बहुत सारी तरह की अपने आप में स्ट्रीम्स हैं एस्ट्रोलॉजी की, जैसे भृगुनंदी नाड़ी, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्राशरी, या फिर आप कह लो और भी हस्तरेखा, ये सारी चीज़ें हैं अगर स्ट्रीम्स के हिसाब से देखा जाए। और बाहर भी हैं वेस्टर्न कल्चर में, प्लेसाइडियस सिस्टम है, फिर उसके बाद चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी अलग तरह से वर्क करती है। पर जब आप इन अलग अलग उसमें जाते हैं और आप उनको डिटेल से समझते हैं तो क्रक्स वहीं निकल के आता है। कहने का मतलब, उदाहरण के तौर पे 1 + 1 2 यूनिवर्सल सच है। आप किसी भी तरीके से जाओ, किसी भी रास्ते कुछ से भी जाओ, पढ़ो, मतलब कि कोई से भी करोगे तो आपको समझ में ही आएगा, मूल सिद्धांत इसका सेम है। आंसर आपको सभी से वही मिलेगा। अब मुझे अपने बारे में कुछ जानना है। मुझे ये जानना है कि हमारी जो वीडियोस हैं, अगर उसे 50 मिलियन या 100 मिलियन जाना और चैनल 100 मिलियन होना होगा तो कब होगा और कैसे होगा? कुछ चीज़ें हैं जो पर्दे में ही रहनी चाहिए। जब हम ये बात करते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजी अपने आप में जिस भाव से निकल के आती है वो अष्टम भाव है, यानी कि छुपी हुई चीज़ों का भाव है, हिडन चीज़ें हैं। अब हिडन चीज़ हर किसी के सामने हर समय नहीं बताई जा सकती, और वो किसी उद्देश्य को लेकर ही सार्थक, मतलब कि पॉजिटिव उस चीज़ को लेकर ही हमें करनी चाहिए। आपका ये प्रश्न है, एकांतिक में बैठ के हम लोग बात करेंगे, आपको डेफिनेटली उसके लिए जो भी रेमेडीज़ या पॉसिबल वे आउट्स होंगे वो मैं आपको गाइड करूँगा। क्योंकि अगर इस तरह से हम ओपनली चीज़ों को प्लेटफॉर्म्स पे बोलेंगे तो वो कुछ लोग जो उस दृष्टिकोण को नहीं लेते हैं वो सोचेंगे जो आपको रेमेडी बताई वो उसको भी काम करेगी, पर ऐसा नहीं होगा। मतलब एक तरह से कस्टमाइज रेमेडीज़ होती हैं, ठीक है, जो वर्क करती हैं और ब्यूटीफुली मैजिकली वर्क करती हैं। जैसे आपने बताया ज्योतिष, मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष जो है ना ताश के पत्तों से, है ना, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अब ताश के पत्ते 52 होते हैं, 12 अपने एक उसमें हो गया, चिड़िया हो गया, फिर ईंट हो गया, फिर ये सब हो गया, और 4 उसके वो हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रिलेशन कुछ ना कुछ ताश के पत्तों से है, क्योंकि कोने हो गया, वो हो गया। किया ये दृष्टिकोण जिस दिन बनना शुरू हो जाए तो मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हो, ये समझ लेना। क्योंकि ये जो ज्योतिष है
ये ज्योतिष हमारे जीवन के हर एक पॉइंट पे खेल खेलता है और ये ही खेल खेलता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप ताश के पत्ते की बात कर रहे हो, एक छोटा सा गेम है, बच्चे खेलते हैं लूडो, और अनगिनत ऐसे गेम्स हैं। अच्छा, लूडो भी ज्योतिष ही है? जी 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 जी, ठीक है। उसमें भी 4 अलग अलग जोन्स हैं, ताश में भी 4 अलग अलग सेट्स हैं, ठीक है ना। और हमारी जो ज्योतिष में कुंडली होती है वो भी 4 भागों में बटी होती है, जिसको हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ताश की आपने बात करी, तो उसमें क्या है कि 2 नंबर से लेके और 21 तक एक कलर के अंदर होता है, ठीक है। इनको टोटल करोगे तो ये 12 पत्ते होते हैं जी। हमारी कुंडली के अंदर भी 12 राशियां होती हैं जी जी, 12 ही भाव होते हैं, जी जी, हाउसेस जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप इस तरह से रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, चीज़ें बहुत डेप्थ में हैं। अब अगर आप टोटल करेंगे इन सभी पत्तों का, जैसे 2 नंबर 3 नंबर से लेके 21 तक, इसके अलावा एक वो होता है जोकर। हाँ जी, जो जब जोकर को ऐड कर दिया जाता है तो टोटल आता है 365, जी जी, 365। और हमारे साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो मतलब कि पूरा ज्योतिष ताश के पत्तों पे, ताश के पत्तों से भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो। जो अच्छा खिलाड़ी होगा, तो जो टैरो कार्ड है, फिर टैरो कार्ड को आप क्या कहेंगे इसमें? टैरो कार्ड भी इज अ आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये भी एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है। इसमें इंट्यूशंस भी बहुत हद तक काम करते हैं, डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी में भी करते हैं। हम ये कहें एस्ट्रोलॉजी में इंट्यूशन नहीं काम करते तो वो एस्ट्रोलॉजर ही एस्ट्रोलॉजर नहीं जो इंट्यूशंस पे बिलीव ना करे। लेकिन टैरो इज एंटायरली इंट्यूशंस, ठीक है ना। उसमें कार्ड्स हैं, कार्ड्स क्या बोल रहे हैं वो पढ़ने वाले को उसके मन में भाव जागृत है कि नहीं। जैसे अभी एक चीज़ और देखें कि अपना सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हम कई सारी चीज़ों को रिलेट कर देते हैं। मान लीजिए पर्सनली मैं भी हूँ, तो संडे को, रविवार तो चलो सूर्य का दिन है, सोमवार को अपने शिव जी का दिन है, मंगलवार को अपने हनुमान जी का दिन है ना, और शनिवार को अपने शनि तो है ही हैं। अब इनको क्यों रिलेट किया गया है? मंगलवार से अपने हनुमान जी का क्या मतलब हुआ? देखो, आप डाइटीज़ के बारे में पूछना चाहते हो कि ये हर प्लैनेट के जो डेज हैं उसके अनुसार जो डाइटीज़ डिफाइन है वो क्यों है और किस तरह से हैं, ठीक है। अब सूर्य जो है वो आत्मा का कारक, कोर सेंटर है, ठीक है। वो सबसे पहले आता है, उसके बाद ही सारी चीज़ें एग्जिस्टिंग में आती हैं। जैसे संडे है, यानी कि सन का डे एक बेसिक लैंग्वेज में, यानी कि सूर्य का दिन। सूर्य कोर सिस्टम की जब हमने बात कही थी, आत्मा एंड ऑल दैट स्टफ, तो हमें सर्वप्रथम सन ही था, उसके बाद चीज़ें एग्जिस्टेंस में आनी शुरू हुई। अब जब हम इससे रिलेट करते हैं तो हमें दूसरी बात जो समझनी चाहिए वो ये है, जो पुराना टाइम था हमारा, वैदिक काल था, तो उसमें रविवार यानी कि संडे को ही प्रथम दिन माना जाता था हफ्ते का, और शनिवार हमारी छुट्टी हुआ करती थी। मतलब कि मंडे पहला दिन नहीं था, संडे पहला दिन था। संडे पहला दिन था। अब क्या हुआ, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो इंग्लैंड से अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स एंड ऑल दैट्स, उनके यहाँ क्वीन होती थी, उनके यहाँ राजा नहीं होता था, ठीक है। तो क्वीन होने के लिए उनको और पावर दिलवाने के लिए एक कंसेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में या तंत्र विद्या में, जिसमें किसी को पावर दिलवाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो अराउंड द ग्लोब जहाँ जहाँ उन्होंने जीता था, उन्होंने मंडे को फर्स्ट डे बनाया था, क्योंकि इट्स अ फीमेल एंटिटी काइंड ऑफ थिंग। सोम यानी कि चंद्रमा, यानी कि मून, यानी कि उससे रिलेट करते हुए, तो अपने मून को ज़्यादा बल देने के लिए, अपने चंद्रमा को ज़्यादा बल देने के लिए, क्वीन को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए। एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती होगी सब कोई भी ऐसा दुनिया में जो भी राजनेता या राजा महाराजा हुआ है और जो फ्लरिश किया है, वो बिना एस्ट्रोलॉजी के नहीं किया। इन लोगों के पर्सनल काउंसलर होते थे। आप जितने भी इतिहास में राजा महाराजा, चाहे आप, ये तो इंग्लैंड की बात हो रही है, ग्रीक में चले जाओ, चाहे इजिप्शियन में चले जाओ, फेरोज होते थे, उनके पर्सनल काउंसलर उनके ये होते थे, साथ में ही रहते थे। बेसिकली हर किसी का, राजनेता का, राजा का, रानी का एक पर्सनल ओरेकल
ओरेकल शब्द हमने सुना जी है, जी जी जी। ठीक है। ऐसे ही हर एक का होता था पुराने टाइम पे। तो जब हम इस बात को समझते हैं तो सोमवार क्वीन को एम्पावर करने के लिए उन्होंने मंडे को डे 1 ऑफ द वीक बना दिया। अब देखो, रिलेट करो, हमारे यहाँ प्रकाश था चारों तरफ, हिंदुस्तानी मतलब भारत ही भारत था जब संडे था, और अब मंडे आया तो हम ही सबसे ज्यादा अनपढ़ कहलाए जाते हैं दुनिया में। जी जी ठीक जी, है ना, जी। ठीक है, वो समय समय की बात है, चीजें पलटेंगी। रही बात मंगलवार को हनुमान जी का दिन क्यों है, उसके कई कारण हैं। कुछ चीजें जो दृष्टिकोण से अगर देखी जाए, जो मार्स एनर्जी, ऊर्जा, इन सब चीजों का, फिर एक लाल भी है मार्स प्लैनेट की, अगर हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक रेड प्लैनेट कहा जाता है उसे। तो ऐसे बहुत सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हनुमान जी से मैच करते हैं। उनके जैसा बल किसी में नहीं है, उनके जैसा एग्रेशन किसी में नहीं है, उनके जैसे एंगर किसी में नहीं है, मतलब जब वो अपने उस पे आते हैं, या वो रेडनेस जो उनका पूरा शरीर उन्होंने सिंदूर से अपना राम जी के नाम के कर लिया था, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है। और जस्टिफाई, एक तो डिफाइन करना हो गया, एक उस डेफिनेशन को जस्टिफाई भी करना हो गया। अच्छा, वो कैसे? अब आप मंगल में जितने भी क्रियाएं करेंगे वो धरती से जुड़ी हुई होंगी, ठीक है ना। धरती पुत्र के नाम से भी मंगल को जाना जाता है, उस चीज को रिलेट करते हैं। बुधवार को हम नारायण को देते हैं, समर्पित करते हैं। जी जी। उनका एक नेचर है, मतलब खेलने का, जैसे हम देखते हैं ना लीलाएं और ये सब, तो खेल ही तो हुआ एक तरह का। तो इसलिए कई बारी हम ये भी नोटिस करते हैं कि मरकरी यानी कि बुध डुअल नेचर का है, इट कैन गो दैट वे ऑल्सो, दिस वे ऑल्सो। फिर आता है आपका थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। बृहस्पति को हम ज्ञान का कारक भी मानते हैं, गुरु, जैसे आपने नाम बताया था। जैसे गुरु, जो इंसान की लाइफ में गुरु होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु होगा तभी आपके व्यक्तित्व के अंदर ग्रेविटी आएगी, क्योंकि गुरु ही आपको ग्रेविटी दे सकता है और कोई ग्रेविटी दे नहीं सकता। और जिसके पास ग्रेविटी नहीं है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए टाइम इतनी तेज़ी से स्पिन करेगा कि वो संभाल भी नहीं पाएगा। और एक बहुत अच्छी लाइन है, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था, बताए थे कि समय पर समय को समय देने से, समय पर समय को समय देने से, समय पर समय आपको उचित समय देगा। वाह, क्या बात ठीक है कह ना। रहे हैं। तो वो समय जो है वो विजडम है, मतलब आप जब उसको दोगे देन ओनली वो टाइम्स का कल्पना, मतलब आप कहाँ तक लेके जाओगे, आप जिस लेवल पे लेके जाओगे वो आपको बढ़ा चढ़ा के ही देगा, वो घटा के कभी नहीं देगा। फिर उसके बाद आते हैं शुक्र यानी कि फ्राइडे, शुक्रवार, वीनस। अब माता लक्ष्मी भी हम मानते हैं, गॉडेस लक्ष्मी को पूजते हैं। फ्राइडे के दिन हम उपवास रखते हैं, एडवाइस करते हैं लोगों को। वीनस प्लेजर्स का भी, वेल्थ का भी कारक है, जैसे मैंने आपको कहा। मेल्स के लिए तो बहुत, मतलब जिसकी वाइफ के साथ ना बन रही हो, फ्राइडे के व्रत रखना शुरू कर दे, उसको फर्क मिलना शुरू हो जाएगा बहुत आसानी से। आपने बताया भी है कि वाइफ को बना दिया तो धन भी आ जाएगा, दौलत भी डेफिनेटली आएगा साहब, डेफिनेटली आएगा, जी, जी, जी। डेफिनेट। एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं, समाज में चलती भी है कि भाई हर एक अच्छे इंसान के पीछे एक स्त्री का हाथ होता ही है। सृष्टि के सृजन में भी स्त्री का ही हाथ है, आदि और अंत मिले तो ही सृष्टि का वो हुआ। शनिवार की अगर हम बात करते हैं तो शनि, सैटर्न जो है वो समय को, पेन को, आपके प्रोफेशन को, सबसे बड़ा बात तो है आपके कर्म को, समस्त जितने भी कर्म आप जीवन में करोगे या करने आए हो या जिसकी वजह से आप जीवन में आए हो, वो सब सैटर्न शनि के लिए है, ठीक है ना। शनि धीरे का भी कारक है, डिले का भी कारक है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है कि एक नई ऊर्जा से नए हफ्ते को शुरू करने के लिए हमें कुछ डिले या कुछ रुकावट या कुछ अवरोध या कुछ धीरे चाहिए। तो जब आप लास्ट डे ऑफ द वीक को एनर्जाइज नहीं करोगे, मतलब अपने आप को रेस्ट नहीं दोगे, तब तक आप नई शुरुआत को एक स्पीड के साथ कैसे करोगे, पूरे वीक को कंटिन्यू कैसे करोगे। दैट इज व्हाट सैटर्न डिनोट्स की डिले, धीरे।
ये एक देखने का दृष्टिकोण है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कुछ लोगों के लिए मांगलिक दोष है, पर मेरे लिए मांगलिक दोष नहीं है। हम जिस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं उसमें मांगलिक होना एक सुपर नेचुरल पावर है। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा तो मैंने उसका दोष का नाम धर दिया, ये तो गलत बात है। आप उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। क्यों? जिसकी कुंडली में मांगलिक टर्म यूज़ होती है उसकी बॉडी के अंदर इस प्रकार की कुछ ऊर्जाएं होती हैं। वो एक नॉर्मल इंसान के साथ अगर उसकी शादी कर दी जाए वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको वो चीज़ें देखनी है। हु आर यू टू अनाउंस इट दोष? कालसर्प दोष एक स्पेसिफिक सा टर्म है, कालसर्प दोष होता है। ठीक है, कुछ है प्लेसमेंट, लेकिन शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कालसर्प दोष कुछ होता है। लेकिन जो चीज़ें समझ में नहीं आई और ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको दोष का नाम डेफिनेटली ये हमारी एक आदत बन गई है आज के समाज की। तो जैसे ज्योतिष में एक वो भी आता होगा, जैसे आत्मा आपने बताया, और आत्मा अच्छा है ना, और आत्मा से अलग ज्योतिष में मैं पूछना है, जैसे आपने समाधि भी बताया, तो भूत प्रेत भी होते हैं या नहीं होते, बस मुझे ये जानना है। देखिए क्या है कि चीज़ें हैं, डेफिनेटली हैं, क्योंकि अगर ईश्वर है तो नेगेटिव फॉर्म ऑफ इट भी होगी, नेगेटिव एनर्जी होगी। जैसे चुंबक की हमने बात कही थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दोनों नहीं होंगे तो ये सृष्टि नहीं चल पाएगी। और ये सतयुग में भी था, ये त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी है। इंटेंसिटी की बात करें तो वो चेंज होती है। जब हम इंटेंसिटी शब्द की बात करते हैं तो ये पहले दूसरे प्रदेश में, दूसरे देश में, जैसे राम जी इधर और रावण दूसरे देश में, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक ही परिवार में कंस और कृष्ण, ठीक है। और अब तो अपने अंदर ही दोनों हैं, मतलब मेरे अंदर ही राम है, मेरे अंदर ही रावण है, ठीक है। तो इंटेंसिटी चेंज। अब जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो ये जो लेवल्स, ये जो बात टर्म आपने यूज़ करी, आत्मा, प्रेत और ये भूत पिशाच, ये सब चीज़ें जो होती हैं, नो डाउट होता है, बहुत कुछ होता है। और सिर्फ ये नहीं, इससे भी बहुत परे होता है। शास्त्रों में मतलब वर्णन है, फाइट्स हुआ, ऐसा नहीं कि 6 दिन का फाइट हुआ, कहीं 6-6 हज़ार साल तक फाइट्स हुआ उनके बीच में, बहुत कुछ है ऐसा मेंशन्ड है। लेवल्स होते हैं, मतलब एक किंडरगार्टन का मतलब प्ले स्कूल का बच्चा है, एक नर्सरी का बच्चा है, एक ऐसे ही आत्मा, प्रेत आत्मा, मतलब भूत पिशाच, ठीक है। ये मतलब कि लेवल है कि भाई आत्मा अलग चीज है, प्रेत आत्मा अलग चीज है, भूत अलग चीज है, ऐसे जी ये सब लेवल्स हैं। अच्छा, लेवल्स। और उसी के हिसाब से इनकी इंटेंसिटी है, उन्हीं के हिसाब से इनकी पावर्स हैं, उन्हीं के हिसाब से इनके क्षेत्र अधिकार भी हैं। अच्छा, और ये मतलब कि जैसे आपने बताया कि कितने 6000 साल तक भगवान, बहुत सारी हैं, बहुत सारे फाइट्स हैं ऐसी जिसमें कि ईश्वर का मतलब स्वयं भगवान महादेव का या कृष्ण जी का मतलब नारायण का युद्ध हुआ है दानवों से। ब्रह्म राक्षस होते हैं, जैसे एक वर्ड है, जैसे ब्रह्मा है वैसे ही ब्रह्म राक्षस है। अच्छा, तो मतलब कि पावरफुल। हाँ, अब सोच लो, ये अगर हम उस वर्ड को यूज कर रहे हैं दोनों में, तो अगर एक इसके बाद में ये बताइए कि अगर किसी को रेमेडीज करनी हो, जैसे छोटा सा अगर धन किसी को कमाना है, या नौकरी वो करना है, या बच्चे जो हैं, बच्चे घर में किसी गलत संगत में फंस गए हैं, तो डे टू डे रेमेडीज क्या हो सकती है लोगों के लाइफ में? बहुत अच्छी बात करी आपने बच्चों के बारे में जो पूछ रहे हो ना। आजकल बच्चे बहुत बुरी संगत में पड़ जाते हैं, बहुत बुरी चीज़ें करने लगे हैं, और समाज में एक बहुत गलत वो जा रहा है, उससे मैसेज जा रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगा बच्चे क्या, बड़े भी आजकल ऐसे स्थिति में आ जाते हैं किन्हीं कारणों से, फिर वो डिप्रेशन से भी आगे की स्टेज चली जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी इस प्रकार का आपको अपनी फैमिली में दिख रहा है, तो उसके लिए एक छोटा सा जेमस्टोन है, वो मैं आपको एडवाइस कर देता हूँ। लेसुनिया उसको बोलते हैं, आप इजीली परचेज करें, वो उसको लगाएं, बहुत बढ़िया रेमेडी है वो अपने आप में। तो धन्यवाद आचार्य जी, आपने इतना समय दिया। और जो भी लोग बाग सामने से देख रहे हैं, जैसे अपना 2 चीज़ों पे टॉपिक हमने डिटेल से बात नहीं की। एक तो माइथोलॉजी, जो अभी ब्रह्म राक्षस और आत्मा और इन सारी चीज़ों पे हमने बात कर रहे थे, और दूसरा जो टॉपिक है, आप आर्किटेक्ट से रहे हैं और ज्योतिष और वास्तु को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो भी हमने उसको जोड़ा नहीं है।
तो अगर लोग बाग कमेंट अच्छे से करेंगे और लोगों को जानना होगा कोई सी भी चीज़ में, तो नेक्स्ट जो पॉडकास्ट होगा उस पर हम उस चीज़ पे डिटेल से बात करेंगे। मेरे ख्याल से ये तो बहुत लंबा पॉडकास्ट होगा। डेफिनेटली जी। नमो नारायण।